हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले भी हमने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देख लिए, अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा प्रश्न है कि बिना मृदा के पौधों की खेती को क्या कहते हैं। तो यानी बिना सॉइल या बिना मिट्टी के पौधों की खेती को हमारा हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, हाइड्रोपोनिक्स। फिर अगला देखेंगे कि पौधों की वृद्धि का मापक है, यानी पौधों में जो वृद्धि होती है उसको किससे मापते हैं। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैस्कोग्राफ। तो कैस्कोग्राफ जो होता है पौधों की वृद्धि को मापता है। फिर हमारा राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, 1963 में हुई थी। बीज को सीड बोलते हैं इंग्लिश में, तो सीड निगम है ये 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर हमारा C3 पौधे हैं, तो C3 पौधे किसके हैं बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, गेहूं के हैं। C3 जो हैं वो गेहूं के हैं। और इससे पहले हमने एक देखा था कि C4 पौधे किसके हैं। तो C4 जो होता है वो हमारे मक्का के होते हैं। C3 जो है वो गेहूं के होते हैं और C4 जो है ये हमारे मक्का के हैं, यानी कॉर्न के हैं। फिर अगला देखेंगे कि यानी निम्नलिखित में से कौन सी फसल कंपोस्टी कुल की है। तो कंपोस्टी कुल की कौन सी फसल है वो बताना है हमने। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरजमुखी। ये कंपोस्टी कुल की हमारी फसल है, सूरजमुखी। फिर सोयाबीन उदाहरण है, यानी सोयाबीन जो होता है ये किस चीज़ का उदाहरण है पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दलहनी फसल। एक प्रकार की दाल है सोयाबीन। और सबसे ज़्यादा दाल कहाँ है, सोयाबीन कहाँ होती है, हमने देखा था मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। फिर है नशे वाली फसल में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है, यानी नशे वाली फसल में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए, चाय। चाय का उपयोग किया जाता है नशे वाली फसल के रूप में। फिर अगला हमारा निकोटीन होता है, जिसमें ये उससे रिलेटेड है। फिर भारत में आयात किया जाता है, आयात माने इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट किसका किया जाता है पूछा है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी का नहीं। ये सब जो होते हैं बाहरों को भेजे जाते हैं, यानी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ये इंपोर्ट में नहीं है। दलहन, तिलहन, अनाज ये सब हमारे इंपोर्ट किए जाते हैं, यानी सॉरी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी निर्यात किए जाते हैं। ये बाहरों को भेजे जाते हैं। और जो आयात किए जाते हैं वो क्या कहते हैं, तेल आदि होता है जो वो आयात किया जाता है। फिर अगला हमारा रबी की फसल कही जाती है जो, यानी रबी की जो फसल होती है, रबी रबी क्रॉप जो होती है ये क्या होती है पूछा है। तो रबी की फसल इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके बारे में सही है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर में बोई जाती है। जो रबी की फसल होती है ये हमारे अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में लगभग काटी जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। जैसे इसका मुख्य उदाहरण होता है हमारा गेहूँ। गेहूँ जो होती है ये हमारी रबी की फसल है, गेहूँ रबी की फसल होती है। मटर भी रबी की फसल। फिर अगला देखेंगे यानी निम्न में से खरीफ का फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल इनमें से कौन सी है बताना है। तो 64 का जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, सरसों। खरीफ की फसल ऐसा होती है सरसों। फिर अगला देखेंगे, बाकी तीनों जो है ये हमारे रबी की फसल हैं। सॉरी, गेहूं जो है रबी की फसल है, ये बताएं। फिर है मनुष्य ने घर का निर्माण कर किस युग में रहना प्रारंभ किया था। तो मनुष्य ने घर का निर्माण कब प्रारंभ किया था पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा सही होगा, शिकारी युग में। और जो खेती हुई थी ये हमारे नवपाषाण काल में हुई थी, यानी जब नवपाषाण काल था तब हमारी खेती की शुरुआत हुई, एग्रीकल्चर तब स्टार्ट हुआ था। फिर गेहूं को काला कीट रोग किसके कारण होता है। तो 66 का जो सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, फफूंदी के कारण होता है। फफूंदी के कारण ही इसे काला कीट रोग होता है। फिर हमारा निम्नलिखित फंगस, यानी फंगस के कारण होता है काला कीट रोग। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रोग फफूंदी से नहीं लगता है, यानी फंगस से कौन सा रोग नहीं लगता है पूछा है। ये हमारे जो फसलों में रोग होते हैं उनसे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, झुलसा। ये फफूंदी से नहीं लगता है। फिर गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है कि गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है ये किसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, फफूंदी के कारण, यानी फंगस के कारण ये रोग होता है। फिर अगला देखेंगे, यानी जो कृष्णकांत रोग आलू में किस तत्व की कमी से लगता है। तो कृष्णकांत जो रोग होता है किस कमी से लगता है पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन की कमी से ही ये आलू में रोग लगता है। फिर निम्न सब्जियों में से किसी का खाने योग्य भाग जड़ नहीं होता है, यानी इनमें से एक कोई ऐसी फसल है जिसका जो खाने योग्य भाग है वो जड़ नहीं है। तो इसका जो कौन सा होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आलू, इसका होगा सही हमारा। फिर हमारा पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है। तो जो कैबेज होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वानस्पतिक कलिका खाई जाती है उसकी। फिर है फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है। तो 72 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए पुष्पकर्म, पुष्पकर्म खाया जाता है। फिर है हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स किसे बोलते हैं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिना मृदा के पौधों की खेती, हमने पहले भी देख लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी बिना मृदा के जो पौधों की खेती होती है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। फिर हमारा बपीनियन किसे कहते हैं। तो बपनियन किसे बोलते हैं पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका है बपनियन। फिर है ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं। तो जो ट्रक फार्मिंग होती है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए व्यापक स्तर पर जो सब्जियों की खेती की जाती है, व्यापारिक स्तर पर, यानी कोई बिजनेस कर रहा है सब्जियों का तो उसे ट्रक फार्मिंग में के अंतर्गत कहेंगे। फिर हमारा टमाटर के पकने पर लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये केमिस्ट्री से भी संबंधित हमारा किसके कारण होता है पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाइकोपीन, इसके कारण लाल रंग होता है। और कैरोटीन जो होता है ये गाजर में पाया जाता है। फिर दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बताना है हमें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राइजोबियम, ये दलहनी फसलों की जड़ों में निवास करता है जीवाणु। फिर नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो नाबार्ड जो होता है ये कृषि से संबंधित है और ये ऋण भी उपलब्ध कराता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, 1982 में। फिर अगला देखेंगे, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI किस वर्ष से स्थापित किया गया था। तो IARI जो किया गया था ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1909 में स्थापित किया गया था। फिर अगला हमारा भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की स्थापना कब की गई थी। तो FCI की जो स्थापना थी ऑप्शन नंबर सी 1965 में की गई थी। फिर अगला देखेंगे कि कृषि उपज में समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो कृषि उपज में जो इसका निर्धारण करता है वो कौन करता है। ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, ये इसका निर्धारण करता है। फिर विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च को कब मनाया जाता है। तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस, यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। फिर अगला हमारा कृषि में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है। तो कृषि में जो हरित क्रांति के जन्मदाता हैं वो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं और जो हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन ने की थी। फिर अगला देखेंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो वो MS स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन भारत में है। फिर किसानों को लंबी अवधि में ऋण उपलब्ध कौन कराता है। तो वह है हमारा भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक जो होता है लंबी अवधि तक ऋण उपलब्ध कराता है। फिर भारत में सबसे पहले कृषि प्रसार का कार्य किस संस्था द्वारा किया गया था। तो श्री निकेतन योजना द्वारा कृषि प्रसार कार्यक्रम शुरू किया गया था। फिर श्री निकेतन योजना किस महापुरुष ने चलाई थी। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने चलाई थी। फिर हमारा अंत्योदय योजना का आरंभ किस राज्य से शुरू किया गया था। तो अंत्योदय योजना होती है गरीबों के लिए, तो ये सबसे पहले राजस्थान से शुरू की गई थी। फिर हमारा प्रयोगशाला से खेतों तक की योजना का क्या तात्पर्य है। तो यह है प्रयोगशाला में हुए शोध कार्यों की जानकारी किसानों को देना। प्रयोगशाला से खेतों तक की योजना है, इसका क्या उद्देश्य है पूछना है। तो जो लैब में हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाना। फिर है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो बोरलॉग हमारा अवार्ड है ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कृषि के क्षेत्र में। फिर है कौन सा जल जो होता है पौधे आसानी से ग्रहण करते हैं। तो कोशिका जल जो होते हैं वो पौधे आसानी से ग्रहण करते हैं। भारत में सबसे अधिक सिंचाई किससे द्वारा की जाती है। तो ये कुआं और नलकूप द्वारा की जाती है। ये UP साइड या इधर साइड ये बहुत पाए जाते हैं कुएं और नलकूप, और जो भारत में भी सबसे ज़्यादा सिंचाई इसी द्वारा की जाती है। फिर हमारा दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा कम दी जाती है, क्यों दी जाती है। जो दाल होती हैं उनमें नाइट्रोजन उर्वरक होते हैं जो उसकी मात्रा कम दी जाती है, क्यों, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं ये स्वयं नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देती है, स्थिरीकरण, तो इसलिए इनमें नाइट्रोजन की उर्वरक की मात्रा कम कर दी जाती है। फिर यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है। तो एमाइड के रूप में हमारा ये इसमें स्थापित हो जाए यानी उपस्थित होता है।
फिर यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो उसमें 46% है। तो फिर हम अब उत्तराखंड कृषि से संबंधित देखेंगे। ये हमारे सिलेबस में भी है उत्तराखंड कृषि। तो उत्तराखंड कृषि से देखेंगे आप। तो इसका पहला हमारा क्वेश्चन है, जैसे उत्तराखंड में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यानी सर्वाधिक शुद्ध जहाँ बोया गया है हमारे खेती से जो की गई है वो कौन सा जिला है, तो ऑप्शन नंबर ए उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में जो होता है हमारा गन्ना है, जो ये भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ। गन्ने का उत्पादन यहाँ ज़्यादा होता है और सर्वाधिक शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्रफल भी यही है। जो कृषि के क्षेत्र में भी उधम सिंह नगर हमारा बहुत आगे है। फिर निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर उत्तराखंड में मुख्यतः धान उगाया जाता है, तो उत्तराखंड में जो धान है ये भी एक मुख्य फसल है। जो गेहूं के बाद में जो है वो धान का ही नंबर आता है। तो ये कहाँ उगाया जाता है पूछा है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए तालाब भूमि में उगाया जाता है। तालाब भूमि जो होती है यानी गीली टाइप में जो भूमि होती है उसमें हमारा धान उगाया जाता है। फिर हमारा गाँव के समीप पाए जाने वाली इजरान भूमि को क्या कहते हैं, तो गाँवों के समीप जो पाई जाने वाली इजरान भूमि है उसे क्या कहते हैं पूछा है, तो इसे ऑप्शन नंबर बी कहते हैं, घरिया। घरिया कहते हैं। फिर अगला देखेंगे कि हमारा जो सीढ़ीदार खेती से संबंध है। सीढ़ीदार खेती जो होती है ये हमारे उत्तराखंड में काफ़ी फेमस होती है सीढ़ीदार। इससे ये इसलिए बनाई जाती है तो कि जो पहाड़ों में जो बारिश ज़्यादा होती है वो एक जगह पर टिके ना, इसके लिए जो होती है सीढ़ीदार हमारी खेती बनाई जाती है, उत्तराखंड से संबंधित है। फिर कथन कारण ये भी जो होते हैं, आयोग ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है और कारण है यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में करते हैं सीढ़ीदार कृषि जो खेती होती है। यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण समुचित उपाय है, तो जल संरक्षण के लिए भी समुचित उपाय है। फिर अगला देखेंगे, यानी झूम कृषि को क्या कहते हैं, तो जो झूम कृषि होती है उसे क्या बोलते हैं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी स्थानांतरणीय कृषि बोलते हैं। स्थानांतरण कृषि बोलते हैं झूम कृषि को। उत्तराखंड में बोई जाने वाली फसलों का जो सबसे महत्वपूर्ण समूह वो कौन सा है, यानी उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी फसल बोई जाती है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी गेहूँ, धान, मंडवा और आलू ये हमारे फेमस हैं। इसे याद भी रख सकते हैं। गेहूँ सबसे ज़्यादा है, फिर धान और फिर अदर मंडवा, झंगोरा। फिर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, यानी हमें बताना है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सरसों। सरसों जो है ये रबी की फसल है हमारी। फिर अगला देखेंगे कौन सी जो है खरीफ की फसल है, तो ये सभी जो हैं खरीफ की फसलें हैं। बाजरा, मक्का, ज्वार ये सभी खरीफ की फसलें हैं। फिर उत्तराखंड के किस जिले में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है पूछा है उत्तराखंड में, तो ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में होता है। गन्ने का भी यहीं सबसे ज़्यादा होता है। फिर राज्य में उत्पादित मंडवा कोदो अनाज का निर्यात किया जाता है, तो जो मंडवा होता है इसका निर्यात कहाँ किया जाता है, तो ये बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी जो है सही है, जापान। तो मंडवा जो होता है जापान को भेजा जाता है, फिर एक्सपोर्ट किया जाता है यानी। फिर उत्तराखंड राज्य में गन्ने की कृषि सीमित है, तो गन्ने की कृषि कहाँ तक सीमित है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी देहरादून तथा उधम सिंह नगर जिलों में। तो जो ये मैदानी एरिया होते हैं यहाँ गन्ने की कृषि जो होती है ज़्यादा होती है। उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फसल की पैदावार नहीं होती है, तो इनमें से कौन सा फसल नहीं होता है, तो नारियल जो होता है ये उत्तराखंड में नहीं होता है, बाकी तीनों उत्तराखंड के फसल हैं। फिर किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है, तो लीची निर्यात में किसे शामिल किया है, तो ऑप्शन नंबर बी देहरादून में। देहरादून को जो है लीची निर्यात या इसे लीची सिटी भी बोलते हैं। फिर उत्तराखंड के किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, तो वो देहरादून की लीची जो है बहुत फेमस है। फिर कृषि संबंधी जानकारी हेतु किस योजना को प्रारंभ किया है, तो कृषि के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है, तो ऑप्शन नंबर सी किसान चैनल योजना, ये कृषि से संबंधित है। फिर देखेंगे कि राज्य में सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो राज्य की जो सबसे पुरानी नहर है वो बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ऊपरी गंगा नहर होना चाहिए इसका उसे, तो इसका ऊपरी गंगा नहर होगा। फिर अगला देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह है हमारी भीमताल झील। कुमाऊं क्षेत्र की ये सबसे बड़ी झील है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा भीमताल।
फिर है जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के किस जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। तो जमरानी बांध जो है ये हमारे, इसका किससे बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी नैनीताल को होगा। नैनीताल को इसकी सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जाती है। फिर है नानक सागर बांध नहर परियोजना किस नदी के किनारे बनी है। तो बांधों से भी जो थे 2021 में क्वेश्चन बने थे बहुत, तो इससे रिलेटेड है ये। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, नहटोर। फिर है टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनी है। तो ये भागीरथी और अलकनंदा नदी पर बनी है, भागीरथी और भिलंगना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा, भागीरथी एवं भिलंगना। और भागीरथी अलकनंदा का संगम जो होता है देवप्रयाग में होता है। फिर अगला देखेंगे, टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो इससे बिजली उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर सी 2006 से इसका बिजली उत्पादन शुरू हुआ था। फिर उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड। फिर अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए देहरादून में है, ये भी देहरादून। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया है। तो प्रथम डेयरी संघ कहाँ स्थापित किया गया है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हल्द्वानी होगा। फिर राज्य में जो दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो इससे जो बेचा जाता है वो आंचल के नाम से बेचा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आंचल। फिर स्वयं सहायता समूह का प्रारंभ कब किया गया है। तो इसका कब प्रारंभ किया गया था पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो होगा 2001-2002, ये सही होगा। उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई। तो गंगा गाय महिला डेयरी योजना जो है कृषि से संबंधित है और जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किसने शुरू की थी पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एनडी तिवाड़ी, नारायण दत्त तिवाड़ी ने शुरू की थी। फिर है मिनी डायरी यानी मिनी डेयरी योजना के अंतर्गत दुधारू पशु को क्रय करने के लिए सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 50%। फिर है ऊन विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 2004-2005। उत्तराखंड में कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2006 में। राज्य में रेशम की कौन सी प्रजाति उत्पादित की जाती है। तो रेशम की कौन सी प्रजाति होगी, वो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, मलबरी, एरी, टसर। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है यानी शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्यामपुर। मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है। तो ये हमारा उत्तराखंड ही है। फिर दुर्घटना बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1985 में शुरू की गई थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।